आज आपके साथ मैं प्रदीप कुमार यादव प्रदीप स्टडी क्लासेस के माध्यम से सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी पुस्तक क्लास 10 को कितने भाग में बांटा गया है, कितने पाठ में है वो, उसकी सारी समग्र विषय सूची को आज हम बताएंगे और किस पाठ में आपको किन किन टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो आज हम दोस्तों आपको सामाजिक विज्ञान विषय को कितने भाग में बांटा गया है, क्लास 10 एनसीईआरटी पुस्तक को समाज विज्ञान के कितने भाग में बांटा गया है। तो जानते हैं दोस्तों, आपने 9th में भी पढ़ा है कि 4 पुस्तकों में आपको विभाजित करके दिया गया था, जो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के रूप में पढ़ाई गई है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं इतिहास की पुस्तक, जो किताब का नाम हमारे है भारत एवं समकालीन विश्व, भारत एवं समकालीन विश्व, जिसको मुख्यतः 5 पाठों में बांटा गया है। 5 पाठ कौन कौन से उसके हैं? यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग और मुद्रण संस्कृत एवं आधुनिक युग। ये आपका दिया गया है, मुद्रण संस्कृत एवं आधुनिक युग। ऐसे ही 5 पाठों में हमारी पुस्तक को बांटा गया है। अब उस 5 पाठ में हम पहले पाठ को शुरू करते हैं, जो कि हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद है। अब हम यूरोप में राष्ट्रवाद है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। पहले जानेंगे राष्ट्रवाद क्या है। तो सबसे पहले हम जानना शुरू करते हैं राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हमारा आएगा राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद को जानने के लिए हम याद करते हैं किसी चीज को। तो कैसे याद करेंगे? अपने राष्ट्र के भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक लगाव के बीच, जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने को संयुक्त इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर लोगों की एकजुटता ही राष्ट्रवाद कहलाती है। समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही आपको अन्य कौन कौन से टॉपिक इस पाठ में पढ़ने होंगे। कौन कौन से टॉपिक? एक आपको पढ़ना होगा ब्रिटेन में राष्ट्रवाद, जो कि आपको 1688 से 1801 के बीच की घटनाएं हैं। दूसरा टॉपिक आप पढ़ेंगे जर्मनी में राष्ट्रवाद, जो कि आपके 1866 से 1871 तक के बीच की घटनाओं को शामिल किया गया है, जर्मनी की। उसके बाद हम फ्रांस में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, जो कि 1830 से 1848 के बीच की घटनाओं को, फ्रांसीसी घटनाओं को शामिल किया गया है। चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण, जो कि 1859 से 1869 तक के बीच की घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है। 5वां टॉपिक हम इसी पाठ का पढ़ेंगे बाल्कन राष्ट्रों के बीच राष्ट्रवाद, जो कि 1830 से 1848 के बीच की घटनाओं को शामिल किया गया है। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? इसी पाठ का ही राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद के उदय का कारण पढ़ते हैं। अगला पढ़ते हैं इसी में राष्ट्रवाद के उदय के कारण में क्या क्या चीज हमको पढ़ना होगा। हम पढ़ेंगे सामंतवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था। दूसरा टॉपिक इसी में पढ़ेंगे राष्ट्रीयता की भावना का विकास, यानी लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना का विकास। तीसरा टॉपिक इसी में पढ़ेंगे जन जागरण, अर्थात पुनर्जागरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक इसी में पढ़ेंगे हम लोग मध्यम वर्ग का उदय, और 5वां टॉपिक मेरा होगा श्रमिक वर्ग का उदय। ऐसे ही करके हम इतने टॉपिकों को पढ़ेंगे और कुछ नए नए शब्दों को भी इसमें समाहित करेंगे। जैसे नए शब्दों को हम क्या लाएंगे? सबसे पहला हम लाएंगे उदारवाद, नाजीवाद, रूमानीवाद, रूढ़िवाद, नारीवाद और निर्जातीयता, निरंकुशवाद और कुलीन वर्ग आदि के बारे में जानकारी इस पाठ में हम प्राप्त करेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा पाठ शुरू हो जाएगा, जो कि आपको देखिए पीछे दिया गया है यहाँ पे, भारत में राष्ट्रवाद। अब भारत में राष्ट्रवाद क्या है? आखिर क्या है भारत में राष्ट्रवाद? तो भारत को हम छोड़ देते हैं
भारत का मतलब हम जान रहे हैं, मेरा देश तो है ही भारत। लेकिन राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद की परिभाषा हमने आपको यूरोप में राष्ट्रवाद जब बताए तभी हमने बता दिया, पहले आपको बता दिया। राष्ट्रवाद क्या है, पुनः आपको एक बार फिर दोहरा देते हैं। अपने राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक लगाव के बीच, जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने को संयुक्त इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता, संस्कृति के आधार पर लोगों को एकजुटता है, राष्ट्रीय क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है। ये आपको ध्यान गया। लेकिन भारत में राष्ट्रवाद हम पढ़ेंगे तो उसमें और कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन हम करेंगे। तो भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तो उसमें हम टॉपिक कौन कौन से मेरे होंगे? प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा टॉपिक मेरा होगा खिलाफत आंदोलन, तीसरा मेरा टॉपिक होगा असहयोग आंदोलन, और चौथा टॉपिक मेरा होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी क्रम में बढ़ते हुए हम लोग सत्याग्रह विचार को पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट को पढ़ेंगे, और आंदोलन के भीतर अलग अलग तरह की अवधारणाओं का बनना, यानी नए नए विचारों का जन्म आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। किसमें? भारत में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर में। अगला चैप्टर हमारा जब शुरू होगा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। यहां आपका दिया गया भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना जो चैप्टर है हमारा, उस पाठ में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, किस किस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना पाठ में अध्ययन करेंगे हम रेशम मार्गों का। रेशम मार्ग क्या है, कहां से कहां तक है, क्या कहा जाता है, जिसको हम सिल्क रूट भी कहते हैं, आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम उसी पाठ में तकनीक की भूमिका का अध्ययन करेंगे। उसके बाद उसी पाठ में 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। उसके बाद उसी ही चैप्टर में भारत में अनुबंधित मजदूरों का जाना, यानी भारत से किसी अन्य देश में अनुबंधित मजदूरों का जाना, जिसको हम एग्रीमेंट बोलते हैं। किसी चीज को एग्रीमेंट पर लेना वही अनुबंधन कहलाता है। कहते हैं इतना दिन के लिए इनकी जमीन अनुबंधित है, किसी ने एग्रीमेंट पर लिया है, इनका मकान एग्रीमेंट पे है इतना दिन के, यानी मतलब अनुबंधित मजदूरों का भी एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट के बेस पे किसी अन्य देश में जाते थे। तो इसमें हम ये भी पढ़ेंगे भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना भी पढ़ेंगे। अगला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे विदेश में भारतीय उद्यमी, यानी विदेशों में हमारे भारतीय उद्यमी कैसे हैं और किस प्रकार से हैं, आदि के बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे हम महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, यानी मेरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो महायुद्धों के बीच कैसी थी, या महायुद्ध जब शुरू हुए तो अर्थव्यवस्था का क्या हुआ, आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में बढ़ते हुए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा औद्योगिकरण का युग है। क्या है हमारा चौथा पार्ट? औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण का युग हम क्या पढ़ेंगे? औद्योगिकरण सबसे पहले पढ़ेंगे हम औद्योगिकरण क्या है, किसे कहा जाता है औद्योगिकरण। तो जब जान जाएंगे औद्योगिकरण क्या है तो ऑटोमेटिक पार्ट के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो हम जानते हैं औद्योगिकरण क्या है, यानी औद्योगिकरण एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया का नाम है। औद्योगिकरण एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया का नाम है जिसमें मानव समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदल जाती है। मानव की या मानव समूह की आर्थिक स्थिति जो होती है औद्योगिकरण में बदल जाती है और धंधे का बोलबाला हो जाता है। उद्योग धंधों का बहुत ज्यादा बोलबाला हो जाता है। वस्तुतः यह आधुनिकरण का एक अंग माना जाता है। आधुनिकरण मतलब यानी डिजिटल की तरफ बढ़ने का एक अंग माना जाता है, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन, धातुकर्म की अधिकता तथा बड़े पैमाने पर ऊर्जा खपत होती है। तो हमारा अपने औद्योगिकरण क्या है? औद्योगिकरण हम जानेंगे। औद्योगिकरण का सिंपल सा परिभाषा याद करने के लिए, औद्योगिकरण एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया का नाम है जिसमें किसी भी मनुष्य या उसके समूह की सामाजिक व आर्थिक स्थिति बदल जाती है, वो हमारा क्या कहलाता है? औद्योगिकरण कहलाता है। और इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे? कारखानों का उदय पढ़ेंगे। औद्योगिकरण के युग में कारखानों का उदय हमारा टॉपिक होगा, कारखानों का
उदय पढ़ेंगे और औद्योगिकरण में परिवर्तन की रफ्तार पढ़ेंगे, यानी औद्योगिकरण में परिवर्तन कैसे हुआ उसकी रफ्तार के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला उसमें पढ़ेंगे मजदूरों की जिंदगी के बारे में कि औद्योगिकरण जब शुरू हुआ तो मजदूरों की जिंदगी कैसे हो गई, मजदूरों की व्यवस्थाएं किस प्रकार से चलने लगी। फिर अगला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे भारत में मैनचेस्टर का आना, यानी भारत में कपड़ा व्यापार का स्थापित होना। सबको पता है 1600 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसी समय बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी यहाँ आए और रहने लगे या फिर शासन सत्ता चलाने लगे। लेकिन उसी बीच 1772 ईस्वी में एक अधिकारी आता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसका नाम रहता है हेनरी पतुलो। हेनरी पतुलो, हेनरी पतुलो बोलता क्या है? हेनरी पतुलो एक शब्द कहता है कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं होगी। भारत के मैनचेस्टर के लिए क्या कहता है कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं होगी, क्योंकि संसार के किसी देश में भारतीय कपड़े जैसे कपड़े नहीं बनाए जाते हैं, यानी भारतीयों जैसे कपड़े नहीं बनाए जाते हैं। इसलिए भारत की कपड़े की जो मांग है कभी भी कम नहीं होगी। लेकिन आज के वर्तमान परिवेश में हमारे यहाँ के कपड़ों की मांग कुछ कम हुई है। इतना पढ़ने के बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर और आगे की तरफ जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आगे हम बढ़ते क्या है, उसमें हमारा नेक्स्ट मतलब हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है, यानी दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है। हमारा अगला पार्ट जो शुरू होता है उस पार्ट का नाम क्या होता है? मुद्रण संस्कृत एवं आधुनिक दुनिया। आधुनिक दुनिया का मतलब जानते हैं एक डिजिटल दुनिया, एक नई दुनिया। लेकिन मुद्रण संस्कृत क्या? मुद्रण का हम लोग सामान्यतः प्राय अर्थ लेते हैं छपाई से, मुद्रण मतलब छपाई। लेकिन संस्कृत का मतलब क्या होता है? संस्कृत का सीधा मतलब होता है किसी पुरानी चीज के बारे में हमको बताना, अर्थात संस्कृति की परिभाषा आप कैसे समझेंगे। संस्कृत किसी भी समाज में गहराई में व्याप्त गुणों, विचारों, स्वरूप का नाम है जो उस समाज के बारे में सोचने, समझने, कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होती है। फिर से आपको बताएंगे, संस्कृत किसी समाज में गहराई में व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है जो उस समाज के बारे में सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होती है। अर्थात किसी चीज के बारे में हमको गहराई से सोचने, समझने के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमारी संस्कृत है। अर्थात मुद्रण संस्कृत का मतलब होता है छपाई की दुनिया की प्राचीन बातों को जानना ही हमारा मुद्रण संस्कृत है। लेकिन आज आधुनिक दुनिया में वो कैसा हो गया, उसमें क्या परिवर्तन आ गया है। तो इस पाठ में हमको और क्या क्या पढ़ना है? इस पाठ में हम एक दो टॉपिकों को पढ़ेंगे, एक जापान में मुद्रण संस्कृत और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे यूरोप में मुद्रण संस्कृत। ऐसे में हमारा पूरा इतिहास का पोर्शन जाके खत्म होगा। लेकिन एक और बचेगा इसमें, हमारा क्या बचेगा? वो मानचित्र बचेगा, जो कि आपका यहाँ से पूछा जाता है भारत में राष्ट्रवाद से। भारत में राष्ट्रवाद से पूछा जाता है, लेकिन अभी नहीं, उसको वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि राष्ट्रवाद, भारत के राष्ट्रवाद में क्या क्या मानचित्र में पूछा जाएगा आपको। अगला दोस्तों है आपका भूगोल का आता है। भूगोल पोर्शन जब शुरू होता है तो भूगोल पोर्शन में आपके क्या क्या, तो आपकी पुस्तक का नाम, पहले भूगोल पुस्तक का नाम आपके क्या होता है? भारत, यानी समकालीन भारत। क्या है? समकालीन भारत। समकालीन भारत में आपको पढ़ना क्या क्या है, यानी टोटल आपको 6 या 7 पाठ को पढ़ना है, 7 पाठों को। इसमें आपको 7 पाठ को पढ़ना है। 7 पाठ आपके कौन कौन से हैं उसको डिटेल से आपको बताते हैं किस पाठ में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला पाठ दोस्तों आपको पढ़ना होगा संसाधन एवं विकास। पीछे आपको दिया गया है संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले हम जानते हैं संसाधन क्या है। संसाधन क्या है? तो संसाधन प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती हो और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। प्रत्येक वस्तु, कोई भी वस्तु हो जो हमारे कार्यों में प्रयुक्त होती हो और उसको बनाने के लिए कोई प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो तो संसाधन कहलाती है। लेकिन विकास, जब हमारे पास संसाधन होगा विकास ऑटोमेटिक
आ जाएगा, मेरा विकास शुरू हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास जब ये पेन है तो मैं लिखना आरंभ कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास संसाधन है तभी मैंने लिखा ना। तो ऐसे में हम विकास किसे कहते हैं? विकास क्या होता है? सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, संस्थाओं, सेवाओं की बढ़ती क्षमता जो संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करे ताकि जीवन स्तर अनुकूल परिवर्तन आए। यानी किसी वस्तु का इस कदर प्रयोग किया जाए कि यानी इस तरीके से प्रयोग हो कि किसी के जीवन स्तर में जब सुधार आ जाए। यानी हमको तेजी से नहीं उसको बर्बाद करना, बल्कि उसको एक नियम वाइज क्रमबद्ध तरीके से हमको उसका उपयोग करना है। मतलब सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, संस्थाओं, सेवाओं की बढ़ती क्षमता जो संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से कर सके ताकि जीवन स्तर अनुकूल परिवर्तन आए, वो क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। अब इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे? कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। जैसे संसाधन टॉपिक से दो टॉपिक बनेंगे, एक संसाधन, एक विकास। संसाधन टॉपिक का हम पढ़ेंगे संसाधन का वर्गीकरण, संसाधनों का विकास, संसाधन नियोजन और भू संसाधन, भूमि उपयोग, मृदा संसाधन आदि का अध्ययन करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद विकास की अवधारणा पढ़ेंगे, विकास की शुरुआत पढ़ेंगे, विकास की प्रक्रिया पढ़ेंगे। तो ऐसे में ये भी हमारा टॉपिक खत्म होगा। कौन सा? संसाधन एवं विकास। दूसरा हमारा शुरू होगा वन एवं वन्य जीव। संसाधन तो हम जान ही रहे हैं, तो वन हम जानना है और वन्य जीव जानना है, और क्या क्या चीज इसमें पढ़ेंगे। वन क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं वन क्या है। वन मतलब वन, जंगल, सीधे सीधे सिंपल था। कहीं भी घनी आबादी में पेड़ पौधे दिखते हैं हम उसको वन बोलते थे, कहते हैं वन है या जंगल है। तो ऐसे जानने के लिए ऐसा भू क्षेत्र, यानी पाठ का नाम क्या होगा हमारे? वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो वन हम जानते हैं, वन मतलब ऐसा भू क्षेत्र जहां वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक हो। ऐसा भू क्षेत्र जहां वृक्षों का घनत्व सामान्य से कहीं अधिक हो, वन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वन कहलाते हैं। तो वन जान गए। अब वन में क्या क्या पढ़ना है और वन जीव। अब वन जीव पहले हम देख लेते हैं, दोनों देख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे क्या क्या इस पाठ में हमको पढ़ना है, यानी वन एवं वन जीव संसाधन में क्या क्या पढ़ना है। तो वन जीव हर उस वृक्ष, पौधे, जानवर और अन्य जीव को कहते हैं जिसको मानव द्वारा पालतू न बनाया जाए। जिसको मानव द्वारा पालतू न बनाया गया हो वह सब वन्य जीव अर्थात जंगली जीव कहलाते हैं। यानी ऐसे जीव जिसको मानव पालतू नहीं बनाता है और न पालतू बनाने को सोचता है, उसको हम क्या कहते हैं? वन्य जीव कहते हैं। तो इस पाठ में हम लोग किस किस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे? इस पाठ में हम लोग अध्ययन करेंगे भारत में वनस्पति जात या प्राणी जात के बारे में। थोड़ा पानी पी लें। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे भारत में वनस्पति जात, प्राणी जात के बारे में और लुप्त होते वनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर आज जो हमारे वन खत्म हो जा रहे हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा हम इस चीज में अध्ययन करेंगे भारत में वन एवं वन जीव संरक्षण। भारत में वन एवं वन्य जीव संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे कि आज जो वन गायब हो रहे हैं और हमारे वन्य जीव गायब होते जा रहे हैं, उनके संरक्षण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला तीसरा हमारा टॉपिक शुरू होता है जल संसाधन। जल संसाधन क्या है? जल संसाधन क्या है? किसे कहते हैं जल संसाधन? मतलब सीधे जल संसाधन को भी हम एक परिभाषा के रूप में जान लेते हैं। जैसे जल संसाधन पानी के वे स्रोत हैं। जल संसाधन पानी के वे स्रोत हैं जो मानव के लिए उपयोगी हो या जिसके उपयोग की संभावनाएं हो, उपयोगी हो या जिसके उपयोग की संभावनाएं हो, वो हमारे जल संसाधन कहलाते हैं। ठीक, अब इस पाठ में और हमको किस किस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना है? इस पाठ में हम लोग पढ़ते हैं जल दुर्लभता, जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन की आवश्यकताओं के बारे में या अवधारणाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। दूसरा चीज पढ़ेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में।
तीसरी चीज हम जानकारी प्राप्त करेंगे जल संग्रहण के बारे में कि जल को बचाया कैसे जाए। और चौथी चीज हम प्राप्त करेंगे बांस ड्रिप सिंचाई, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। बांस ड्रिप सिंचाई, बांस को फाड़ के उसके बीच से पानी को पहाड़ों से उतारा जाता है, तो बांस ड्रिप सिंचाई के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग कृषि पे आते हैं। अब कृषि हमारी क्या है, इसमें भी परिभाषा जान लेते हैं कृषि क्या है। आपको छोटी छोटी परिभाषाओं में याद करा देंगे कृषि। तो कृषि क्या है, खेती और वानिकी के माध्यम से खाद्य और अन्य सामान के उत्पादन का स्रोत ही कृषि है। खेती और वानिकी के माध्यम से खाद्य और अन्य सामान के उत्पादन का स्रोत ही कृषि है। अब इस पाठ में हमको और क्या क्या पढ़ेंगे, यानी कृषि पाठ में और किस किस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले हम प्राप्त करेंगे कृषि के प्रकार। पहली जानकारी हम इसमें लेंगे, हमको पढ़ना पड़ेगा कृषि के प्रकार। तो इसमें से कृषि के प्रकार के बारे में जानते हैं। उसके बाद जानेंगे कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार तथा उत्पादन में योगदान। हमारी कृषि का हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला खाद्य सुरक्षा के बारे में इस पाठ में हमको पढ़ाया जाएगा। फिर वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव आदि के बारे में जानकारी हमको दी जाएगी। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा अगला पाठ आता है, पांचवा पाठ, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज क्या है और ऊर्जा संसाधन क्या है। खनिज के बारे में जानते हैं। खनिज की परिभाषा, खनिज एक प्राकृतिक रूप में विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निर्धारित आंतरिक संरचना होती है। खनिज एक प्राकृतिक रूप में विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निर्धारित आंतरिक संरचना होती है, खनिज कहलाते हैं। अगला खनिज जान गए। ऊर्जा संसाधन क्या है। अब ऊर्जा क्या है, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा तो सबको पता है, विज्ञान में पढ़ते हैं, लेकिन ऊर्जा संसाधन क्या है, ऊर्जा संसाधन कैसे पढ़ते हैं। ऊर्जा संसाधन की परिभाषा क्या होगी, पृथ्वी पर सभी उपलब्ध संसाधनों को उपलब्ध मानते हुए ऊर्जा उत्पन्न या ऊर्जा उत्पादन की अनुमति, अधिकतम क्षमता ही ऊर्जा संसाधन है। सीधे सीधे पृथ्वी पर सभी उपलब्ध संसाधन को उपलब्धता मानते हुए ऊर्जा उत्पादन की अनुमति, अधिकतम क्षमता ही ऊर्जा संसाधन है। तो इस पाठ में किन किन टॉपिकों के बारे में हम लोग, कौन कौन सी हेडिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको जानते हैं। पहला हम हेडिंग पढ़ेंगे खनिजों का वर्गीकरण, यानी खनिजों को कितने भाग में बांटा गया है। दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे खनिज संरक्षण, खनिज को बचाएं कैसे। ये तो हमारा किस में पढ़ेंगे, खनिज में, खनिज टॉपिक में। लेकिन ऊर्जा संसाधन में हम किन किन चीजों को पढ़ेंगे, अलग अलग टॉपिक दो हो गए ना, एक खनिज एक ऊर्जा संसाधन। तो खनिज में हम दो, खनिजों का वर्गीकरण और खनिज संरक्षण पढ़ेंगे। जबकि ऊर्जा में हम लोग पढ़ेंगे पारंपरिक ऊर्जा, गैर पारंपरिक ऊर्जा, दो चीज हो गए। तीसरा हम ऊर्जा संसाधन एवं संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा संसाधन एवं संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे में जब हम और आगे बढ़ते हैं तो इस पाठ को हम समाप्त करते हैं और हम पढ़ते हैं कहाँ, वानिकी यानी विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण क्या है, विनिर्माण क्या है, विनिर्माण क्या है, किसे कहते हैं विनिर्माण। तो हम सीधे पढ़ते हैं, मशीनों, औजारों और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की क्रिया को विनिर्माण कहते हैं। मशीन, औजार और श्रम का उपयोग करके कोई सामान, किसी सामान को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को विनिर्माण कहा जाता है। तो इस पाठ में भी हम कुछ टॉपिकों को पढ़ेंगे। जैसे मेरा टॉपिक क्या होगा, विनिर्माण का महत्व होगा, विनिर्माण के महत्व को पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण का योगदान क्या होगा, उसको पढ़ेंगे। तीसरा चीज हम पढ़ेंगे कृषि पर आधारित उद्योग के बारे में। और चौथा इसमें पढ़ेंगे खनिज पर आधारित उद्योग, और पढ़ेंगे रासायनिक उद्योग, उर्वरक उद्योग और सीमेंट उद्योग। लेकिन
और कुछ चीजों के बारे में इसी पाठ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रिक उद्योग या इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि के बारे में। लेकिन लास्ट एक हेडिंग और इसी पाठ में हम पढ़ते हैं, जिस चीज का नाम होगा, क्या होगा वो, हाँ, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसमें? विनिर्माण उद्योग पाठ में। लेकिन अब यही विनिर्माण को खत्म करके हम पहुंचते हैं लास्ट में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। अब जानते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है? क्या है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था? जैसे मेरी खुद की अर्थव्यवस्था होती है ना, आपकी भी अर्थव्यवस्थाएं है कि नहीं है? है। आपके पास जो मनी है वही आपकी अर्थव्यवस्था है। तो ऐसे भी राष्ट्र की भी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है? किसे कहते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था? जानते हैं, एक देश की अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से एक आर्थिक इकाई है। एक देश की अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से एक आर्थिक इकाई है और आमतौर पर उसमें अलग अलग इकाइयों के योग से अधिक एवं अद्वितीय अस्तित्व रखने के लिए आयोजित किया जाता है, उसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी अलग अलग लोग मिलकर जब किसी एक काम को सफल बनाने के लिए कहीं पर रुपया पैसा या फिर मनी सीधे अपनी अर्थव्यवस्था को लगाते हैं, जिससे हमारा एक बड़ा व्यापार खड़ा होता है, वही हमारा क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, अर्थात तो भी मेरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था होगी। तो ऐसे में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम किन किन टॉपिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे? तो सबसे पहले हम परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमको रेल परिवहन, सड़क परिवहन, नेशनल हाईवे आदि के बारे में, और हम जल परिवहन के बारे में, थल परिवहन के बारे में तथा वायु परिवहन आदि के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? संचार सेवाओं के बारे में, संचार सेवाओं के बारे में तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। यही हमारा इतना कुछ पढ़ने के बाद ये टोटल हमारा भूगोल पोर्शन तक समाप्त होता है। अब लास्ट में हमारा तीसरा टॉपिक आता है हमारा नागरिक शास्त्र का। जब नागरिक शास्त्र पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों, तो उसमें हमको नागरिक शास्त्र में हमको किताब का मेरी क्या नाम है? मेरी किताब का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति। किताब का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक राजनीति पढ़ेंगे। तो लोकतांत्रिक राजनीति में हम पहला पाठ अपना जब शुरू करेंगे, इसको भी कितने भाग में बांटा गया है? इसको कुल मिला के 8 भागों में डिवाइड किया गया है इस किताब को। यानी नागरिक शास्त्र लोकतांत्रिक राजनीति जो किताब है उसको 8 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पाठ आपका है सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी में आप 2-3 चीजों का अध्ययन करेंगे, जैसे बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ना है। बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ेंगे श्रीलंका में बहुसंख्यावाद। श्रीलंका में आपको बहुसंख्यावाद के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा पाठ आपका शुरू होता है दोस्तों संघवाद। संघवाद, अब जानते हैं संघवाद क्या है? संघवाद क्या है? तो संघवाद को जानने के लिए हम क्या जानते हैं कि संघवाद किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जानते हैं संघवाद संवैधानिक राज संचालन की उस प्रवृत्ति का प्रारूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एक संविदा द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं, उसे ही संघवाद कहा जाता है। तो इस पाठ में हमको किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है? इस पाठ में हमको जानकारी प्राप्त करेंगे भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, भाषाई राज्य के बारे में पढ़ेंगे तथा भाषाई नीति के बारे में पढ़ेंगे तथा केंद्र राज्य आदि के संबंध, केंद्र और राज्य सरकार के आंतरिक संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे भारत की भाषाई विविधता के बारे में इसी पाठ में, यानी संघवाद पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। मतलब किस पाठ में? संघवाद पाठ में। इस पाठ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। संघवाद पाठ को भी यहीं पे खत्म करते हैं। लास्ट में हम तीसरा पाठ आपका अपना पढ़ते हैं लोकतंत्र की विविधता, यानी लोकतंत्र विविधता मतलब अलग अलग। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था और
लोकतांत्रिक राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त होने वाली एक राजनैतिक संबंधित व्यवस्था है। यानी लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोकतांत्रिक राज्य व वहां की शासन व्यवस्था आदि को सम्मिलित किया जाता है या के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें जनता द्वारा अपने नेतृत्वकर्ता का चुनाव किया जाता है। ऐसे में इस पाठ में, लोकतंत्र पाठ में हम लोग किस किन बातों को पढ़ेंगे, किन किन चीज का अध्ययन करेंगे? तो हम लोग पहले पढ़ेंगे जात, धर्म और लैंगिक मामलों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे जन संघर्ष और आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा टॉपिक हमारा होगा बेल्जियम का युद्ध, वो नहीं सॉरी बेल्जियम नहीं, बोल्विया का युद्ध के पढ़ेंगे, सॉरी बोल्विया के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे नेपाल और बोल्विया में जन संघर्ष, नेपाल और बोल्विया में जन संघर्ष के जन संघर्ष और आंदोलन टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक अपना राजनीतिक दल। क्या होते हैं राजनीतिक दल? यह राजनीतिक दल किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले जानेंगे राजनीतिक दल क्या होते हैं। तो राजनीतिक दल में हम पढ़ेंगे, तो पहले जानते हैं राजनीतिक दल क्या होते हैं। राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित गुट होता है जिसके सदस्य किसी समझी या साझी विचारधारा या किसी एक विश्वास में या एक समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। सीधे सीधे कहा जाए तो राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित गुट होता है जिसमें या जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। तो हमने अभी तक जनसंघर्ष आंदोलन के बारे में जाना था और राजनीतिक दल के बारे में जाना है। तो राजनीतिक दल के बारे में क्या होगा अगला? तो राजनीतिक दल के बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या, उसमें हमारे टॉपिक क्या क्या होंगे। टॉपिक होगा राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों, टॉपिक होगा राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों हमको पड़ी। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे राजनीतिक दल के कार्य पढ़ेंगे, और इसी में पढ़ेंगे राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बारे में। और एक टॉपिक हम पढ़ेंगे राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां, राजनीतिक दलों के लिए क्या क्या चुनौतियां होती हैं। तो राजनीतिक दलों के लिए क्या क्या चुनौतियां होती हैं, इनके सबके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगला पढ़ते हुए हम लोग अपने अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं, सातवें पाठ की ओर। सातवें पाठ पे पहुंचते हैं तो सातवें पाठ में हमको पढ़ना क्या है? लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र का क्या परिणाम होता है? लोकतंत्र के क्या परिणाम? लोकतंत्र को आगे हमने बता दिया, तो लोकतंत्र के क्या परिणाम है। तो लोकतंत्र के परिणाम पढ़ने से पहले हम जानते हैं लोकतंत्र पाठ में हमको किन किन बातों को पढ़ना होगा। जैसे हम लोग को लोकतंत्र में पढ़ना होगा उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन के बारे में, उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन के बारे में। दूसरा टॉपिक पढ़ना होगा इसी में आर्थिक समृद्धि और विकास के बारे में, आर्थिक समृद्धि और विकास कैसे हो, इन चीजों के बारे में हमको पढ़ना होगा। तीसरा टॉपिक इसी में पढ़ना होगा लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां क्या हैं। चौथा टॉपिक पढ़ना होगा समानता और गरीबी में कमी कैसे आए। पांचवा टॉपिक इसी में हम पढ़ते हैं समाज विविधता और सामंजस्य, समाज की जो विविधता है उसमें हम सामंजस्य कैसे बैठाएं ताकि मेरा विकास हो सके। तो ऐसे में लोकतंत्र की परिणाम, लोकतंत्र के परिणाम पाठ को भी खत्म करते हैं। अब लास्ट पार्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं? लोकतंत्र की चुनौतियां। लोकतंत्र की चुनौतियां पार्ट में हमको पढ़ना क्या है कि लोकतंत्र की चुनौतियां यानी हमारे सामने कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, उस चुनौतियों में हमको पढ़ना क्या है? चुनौतियों का चिंतन पहले पढ़ेंगे कि उन चुनौतियों का चिंतन कैसे करें। दूसरा अलग अलग संदर्भ यानी अलग अलग विचार का अलग अलग चुनौतियों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ऐसे में आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक सुधार पर विचार, यानी राजनीतिक सुधार पर विचार कैसे हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे और बढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा, लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा के बारे में हम लोग इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ऐसे ये हमारा पूरी
नागरिक शास्त्र का पोर्शन समाप्त होता है और पोर्शन हमारा आता है अर्थशास्त्र का। तो अर्थशास्त्र में हमको ज्यादा नहीं 4 पार्ट या 5 पार्ट पढ़ने पड़ते हैं, 5 पार्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो 5 पार्ट में हमको पहला पार्ट क्या पढ़ना पड़ेगा, जो आपको विकास से संबंधित है। तो विकास ही पाठ का नाम ही है, पाठ का नाम ही विकास है। देखो पाठ का नाम ही विकास दिया है। तो विकास पाठ को हम पहले विकास के बारे में, विकास की परिभाषा आपको भूगोल में ही बता चुके हैं। तो आज हमको पढ़ना क्या है, विकास पाठ में किन किन बातों को पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे विकास क्या वादा करता है हमसे, विकास हमसे क्या क्या वादा करता है, क्या मेरे लिए पूरा करेगा विकास, और विभिन्न व्यक्ति तथा विभिन्नता के लक्ष्य क्या होंगे विकास में। अगला चीज पढ़ेंगे हम राष्ट्रीय विकास क्या होता है, राष्ट्रीय विकास क्या होता है, और कुछ चीजों को पढ़ेंगे जैसे औसत आय क्या होती है, औसत आय क्या होती है, क्योंकि ये अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं से ही, हमारी इकोनॉमिक्स से ही संबंधित होता है, इसलिए इसमें ज्यादातर हम अर्थशास्त्र के यानी आर्थिक क्रियाओं के बारे में ही अध्ययन करते हैं। चौथा टॉपिक पढ़ेंगे हम सार्वजनिक सुविधा, सार्वजनिक सुविधा क्या होती है, यानी सार्वजनिक सुविधा किसे कहते हैं, इन चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। लास्ट में हमारा था दूसरा पार्ट जब शुरू होता है विकास के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक जब शुरू होगा, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में हम किन किन बातों को पढ़ेंगे। जैसे हम उसमें पढ़ेंगे आर्थिक कार्यों का क्षेत्रक, आर्थिक कार्यों का क्षेत्रक पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन पढ़ेंगे, और संगठित तथा असंगठित रूप में क्षेत्रकों का विभाजन कैसे करेंगे। फिर चौथा टॉपिक पढ़ेंगे स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक और सार्वजनिक क्षेत्रक क्या होते हैं। ऐसे में हमारा दूसरा पार्ट भी समाप्त होगा। बस इतने चीजों को पढ़ने के बाद ये वाला तीसरा हमारा मुद्रा और साख, मुद्रा साख पार्ट में हम 3 टॉपिकों को मात्र पढ़ेंगे। पहला टॉपिक मेरा होता है मुद्रा विनिमय क्या है। जैसे आपको पता है किसी सामान का क्रय विक्रय ही मुद्रा विनिमय कहलाता है। चाहे मुद्रा का विनिमय होगा तो मुद्रा के बदले मुद्रा की प्राप्त करना मुद्रा विनिमय है, वस्तु के बदले वस्तु को प्राप्त करना वस्तु विनिमय है। विनिमय क्या है, अदला बदली की प्रक्रिया ही विनिमय कहलाती है। किसी सामान या मुद्रा का अदला बदली प्रक्रिया ही विनिमय कहलाती है। तो मुद्रा विनिमय पढ़ेंगे और मुद्रा के आधुनिक रूप पढ़ेंगे। मुद्रा का आधुनिक यानी नया रूप क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा चीज पढ़ेंगे ऋण की शर्तें, ऋण की कौन कौन सी यानी ब्याज की कौन कौन सी शर्तें हैं। अब हम इसमें चौथा टॉपिक अपना पढ़ेंगे वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। चौथा पाठ हमारा है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, तो जानते हैं वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण क्या है, तो वैश्वीकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के सभी देश एक दूसरे से आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से अंतर संबंध होते हैं। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि अंतर्देशीय उत्पादन क्या होता है। इसी पाठ में हम अंतर्देशीय उत्पादन के पढ़ेंगे, यानी अंतर्देशीय उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। अगला चीज पढ़ेंगे इसी पाठ में हम विश्व के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ा जाए, कैसे जोड़ा जाए। अगला चीज इसी में पढ़ेंगे हम विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण, विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण कैसे हो। और क्या पढ़ेंगे, विश्व व्यापार संगठन के बारे में पढ़ेंगे, तथा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव कैसे होता है, इस चीज के बारे में भी अध्ययन करेंगे। लास्ट चीज अध्ययन हम अपने लास्ट पार्ट की ओर पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता क्या है, अधिकार क्या है, दोनों चीज के बारे में आपको बताएंगे। उपभोक्ता और उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता क्या होता है, किसी वस्तु यानी किसी भी वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग या उपभोग करने वाले व्यक्ति को ही उपभोक्ता कहा जाता है। किसी वस्तु या सामान का उपयोग या उपभोग करने वाले व्यक्ति को ही उपभोक्ता कहा जाता है। जबकि उपभोक्ता अधिकार क्या होते हैं, उपभोक्ता अधिकार होता है जीवन एवं संपत्ति के लिए हानिकारक सामानों या हानिकारक सामान और सेवाओं के बिक्री के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार ही क्या कहलाता है, उपभोक्ता अधिकार कहलाता है। आज के बारे में हम अब इसमें हम उपभोक्ता और उपभोक्ता अधिकार के बारे में जानकारी
प्राप्त करेंगे। ऐसे में अब हम अपने मानचित्र की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमने आपको अगले वीडियो में बताया था कि भारत में राष्ट्रवाद से ही इतिहास का जो पोर्शन है उसमें मानचित्र भारत में राष्ट्रवाद से पूछा जाएगा, और भूगोल में भूगोल के लगभग सारे पाठों से पूछा जाता है। भूगोल के सारे पाठों से पूछा जाएगा, यानी जितने पाठ हैं सब पाठ से पूछा जाएगा। तो इतिहास से आपका पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों से आएगा एक चीज। दूसरा चीज आपका आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। और तीसरा चीज आपका पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि के स्थानों से पूछा जाएगा। ये मात्र 3 क्वेश्चन यानी 3 टॉपिक से ही आपका इतिहास से प्रश्न बनाया जाता है। आपका नेक्स्ट आता है मानचित्र का भूगोल पोर्शन। भूगोल पोर्शन से आपको ज्यादा प्रश्न पूछे जाए। जैसे पहले पार्ट से आपको संसाधन एवं विकास पार्ट से आपको मृदा के बारे में पूछा जाता है, मिट्टी के बारे में, मृदा के प्रकार, ये मृदा कहाँ पाई जाती है, उसके राज्यों के बारे में या उसकी अधिकता के बारे में पूछा जाता है। दूसरे पार्ट से आपको वन्य जीव से, इसमें अभ्याभरण के बारे में पूछा जाएगा, वन्य जीव विहार के बारे में पूछा जाएगा, पक्षी विहारों के बारे में पूछा जा सकता है, और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पूछा जाएगा। अगला पार्ट आपका जल संसाधन है। जल संसाधन पार्ट से आपको क्या क्या पूछा जाएगा। जल संसाधन पार्ट से आपको बांध के बारे में पूछा जाएगा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा, जैसे बांधों के बारे में टिहरी बांध के बारे में पूछ लिया गया, सलाल बांध के बारे में पूछ लिया गया, भाखड़ा नागर बांध के बारे में पूछ लिया गया, राणा प्रताप सागर बांध और सरदार सरोवर बांध आदि के बारे में पूछा जा सकता है। ऐसे में आपको पुनः कृषि पाठ जब आएगा तो कृषि पाठ से भी आपको पूछा जा सकता है। जैसे धान और गेहूं की प्रमुख राज्य, गौड़ राज्य, सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य, मक्का का राज्य, जौ के राज्य, बाजरा, सोयाबीन आदि खेती के बारे में पूछा जाए। तो लास्ट में आपका आता है खनिज से। खनिज वाले पार्ट से आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे, जैसे उनके उत्पादन राज्यों के बारे में, जैसे लोहे का प्रमुख उत्पादन राज्य, कोयले का प्रमुख उत्पादन राज्य, ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और इसमें कुछ खानों के नाम दे दिया जाएगा। जैसे खान के बारे में पूछ लिया, बेलाडीला खान कहाँ है, किसके लिए प्रसिद्ध है, कुद्रेमुख किसके लिए जाना जाता है, मयूरभंज किसके लिए प्रसिद्ध है, मरमागोवा किसके लिए प्रसिद्ध है, या मरमागोवा में किस चीज का उत्पादन किया जाता है आदि के बारे में आपसे पूछा जाएगा। मानचित्र भी बस इतने में ही सीमित होगा। आशा करते हैं कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में जरूर आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ, जो कि हमारा वीडियो होगा संसाधन एवं विकास। पहले हम भूगोल का पोर्शन शुरू करेंगे, जिसमें संसाधन एवं विकास के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जहां भी रहें अच्छे रहें।